राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। छोटे भाई की कोई संतान नहीं थी। वह एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था और सुखी जीवन व्यतीत करता था। बड़ा भाई गरीबी में जीवन यापन करता था और उसकी इस खुशी थी उसे कि उसके दो बेटे थे, हसन और हुसैन। गर्मियों में जैसे ही जंगली बेरियां पकने लगती, हसन और हुसैन उन्हें चुनने चल पड़ते। माँ बेरियां बाजार ले जाकर बेचती थी। सारा परिवार का उसी से गुजर बसर होती थी। एक बार दोपहर में जब चारों ओर शांति छाई हुई थी, जब परछाई सबसे छोटी पड़ रही थी और चिलचिलाती धूप थी और धूप के चकाचौंध के कारण देख पाना भी मुश्किल था कि नदी में पानी बह रहा था कि नहीं। हसन और हुसैन नदी किनारे किनारे झाड़ियों से होकर चले जा रहे थे। अचानक उनके पैरों के पास एक सुंदर सी चिड़िया निकलकर उड़ गई। लड़के उसे भली भांति देख भी नहीं पाए थे कि वह उड़कर काफी ऊंचाई तक जा पहुंची और जल्दी आंखों से ओझल हो गई। तब हसन और हुसैन उसका घोंसला खोजने लगे और उन्होंने उसे जल्दी ढूंढ लिया। घोंसले में स्वर्ण धारियों वाली सफेद अंडे पड़े थे। लड़कों को भूख तो बहुत तेज लगी थी और वह अंडे मिलने पर बहुत खुश भी हुए, किंतु अंडे इतने छोटे थे कि हसन और हुसैन ने फैसला किया, अगर हम इन अंडों को खा लिए तो फायदा कम ही होगा। इन्हें धन्नी चाचा के पास ले जाना सही होगा। वह बिना घर पहुँचे जो चाचा के यहाँ चले गए और उससे पूछा क्या वह स्वर्ण चिड़िया के स्वर्णधारियों वाले सफ़ेद अंडे खरीदेगा। चाचा ने पूछा तुम इन्हें कहाँ से लाए हो? तो उन्होंने कहा कि मैदान में जहाँ हम झड़बेड़ी तोड़ रहे थे वहाँ से लेकर आए हैं। चाचा ने अंडे ले लिए। हसन और हुसैन को आश्चर्यचकित कर 100 रूबल दिए और बोला अगर तुम चिड़िया को पकड़ लाओ तो मैं तुम्हें 200 दूंगा। चाचा को स्वर्ण चिड़िया क्यों चाहिए थी हसन और हुसैन को मालूम नहीं था, पर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जाल उठाया और उस स्थान के लिए रवाना हो गए जहाँ से वो अंडे लेकर आए थे, क्योंकि अब उन्होंने सोच लिया था स्वर्ण चिड़िया को पकड़ लेंगे तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे ही जाल उठाया और उसे उस स्थान के लिए चले गए जहाँ उन्होंने स्वर्ण चिड़िया देखी थी। उन्होंने घोंसला ढूंढकर उस पर जाल फैलाया और खुद झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। कुछ समय बाद स्वर्ण चिड़िया आई। उसने इधर उधर देखा और फुदक कर घोंसले में बैठते ही जाल में फंस गई। बच्चों को इस अद्भुत स्वर्ण चिड़िया पर कितनी ही दया क्यों ना आई हो, पर फिर भी वह उसे चाचा के पास ले गए। साधारण तरह का कंजूस चाचा ने इस बार भी अपना वादा निभाया। शायद चिड़िया उसके लिए बहुत मूल्यवान थी और हसन हुसैन को 200 रूबल शक्कर तथा कपड़े के लिए दोनों भाई सारी चीजें घर ले आए। उस निर्धन परिवार उस दिन अधिक सुखी नहीं रह सका। ना तो पिता को ही पता चला और ना ही पुत्रों को। इधर चाचा स्वर्ण चिड़िया को घर ले आया और उसे काटकर उसने अपनी पत्नी को सौंप दिया था और बोला मैं शाम को जब घर आऊँगा तो तुम मेरे आने तक इस चिड़िया को पका कर रखना। इस चिड़िया का एक भी टुकड़ा किसी को मत देना। पत्नी ने सोचा इस चिड़िया से इनका क्या पेट भरेगा, जबकि यह एक बार भी पूरी भेड़ खा लेते हैं, किंतु उसने पति को नहीं टोका। उसने चिड़िया को साफ करके टुकड़े टुकड़े किए और देगची में डालकर पानी भर दिया और आग पर चढ़ाकर पड़ोसन के यहाँ चली गई और वहाँ गपशप करती रही और बहुत देर तक बैठी रही। इसी बीच कौतूहल से पीड़ित हसन और हुसैन ने यह पता लगाने के लिए कि चाचा के यहाँ जाने की सोचने लगे कि उस चिड़िया का वो क्या करेंगे, और कमरे में उन्होंने घुसकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। देगची में से घनी भाप निकल रही थी। क्या सचमुच यह हमारी चिड़िया पकाई जा रही है? हसन ने
जो आश्चर्य से पूछा। शायद वही है, हुसैन कहने लगा। और उन्होंने देगची के पास जाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाकर देखा। उनकी स्वयं चिड़िया ही पक रही थी। तो वह बोले, चलो चिड़िया का गोश्त चखकर देखते हैं। हसन ने सुझाव दिया। दूसरे ने कहा, चलो चख ही लेते हैं। हुसैन भी सहमत हो गया। उन्होंने चम्मच से चिड़िया का दिल निकाला और उसके बराबर बराबर 2 टुकड़े किए और खाकर चल दिए। इसके बाद वह जो साहूकार की पत्नी आई, उसने चम्मच लेकर गोश्त निकाला तो उसका चेहरा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसका दिल गायब था। अब तो जरूर जो साहूकार मुझे डांटेंगे। वह सोचने लगी, मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तो बोला था कि इसका एक भी टुकड़ा किसी को मत देना, तो फिर इसका दिल कहाँ गायब हो गया। और मुझे इतनी देर तक पड़ोसन के यहाँ बैठने की वजह से वह अपने आप को कोसने लगी। अब पछताने से क्या होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, उसने आहते से निकलकर एक मुर्गा को पकड़ा और उसे काटकर उसका दिल निकाला और देगची में डालकर निश्चिंत हो गई। शाम को पति आया। खाना उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। खाना खाने के बाद पति ने शरारती ढंग से पत्नी को आंख मारी और मुस्कुराकर बोला, बेगम, अल्लाह ने हमारी किस्मत खोल दी। सुबह जब हम जागेंगे तो तकिए के नीचे सोना मिलेगा। पत्नी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। सुबह उनकी नींद खुली। उन्होंने तकिया उठाकर देखा, परंतु वहां पर कुछ नहीं था। उन्होंने सारा बिस्तर छान मारा, लेकिन उसे कहीं सोना नहीं मिला। इधर जंगल में सुबह जब हुसन और हसन की नींद खुली तो उन्होंने तकिया उठाकर देखा, तो उनकी तकिया के नीचे असरफियों से भरी हुई एक बोरी देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लड़कों के माँ बाप को भी इनसे कम आश्चर्य नहीं हुआ। हसन और हुसैन का पिता, जिसने कभी इतना सोना नहीं देखा था, बहुत भयभीत हो उठे और सलाह लेने अपने भाई के पास पहुंचे। अरे भाई, वे कहने लगे, मुझे यह तो बताओ कि बात क्या है। सुबह हमारे बच्चों के तकिए के नीचे जो एक एक बोरी असरफियों की मिली है, यह अच्छा है या बुरा है? हसन के पिता ने अपने भाई से पूछा और व्यापारी की आंखें ईर्ष्या से चमक उठी, क्योंकि छोटा भाई बड़ा ही ईर्ष्यालु था। उसने भौं सिकोड़कर कहा और नजरें जमीन पर गड़ाए डराते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। यह जिनकी करतूत है। एक बार एक मुल्लाजी से मेरी बात हुई थी, तो उसने अल्लाह की इनायत से कहा था कि जिन आदमी को बिगाड़ देता है, जिनके से पीछा छुड़ाना चाहिए, तुम अपने बेटों को कहीं और ले जाकर उन्हें मार डालो, वरना सारी जिंदगी वह तुम्हारा बुरा करते रहेंगे और सोना मुझे दे दो। पिता उदास हुआ और घर लौट आया। उसने हर पहलू पर विचार किया और अंत में निर्णय लिया कि नहीं, अपने बच्चों की जान मैं नहीं लूँगा। उन्हें दूर कहीं जो जंगल में ले जाकर छोड़ दूंगा, जिससे मुझे वो नज़र नहीं आएंगे, उनकी आवाज़ मेरे कानों में नहीं पड़ेगी। उसने सुबह पड़ोसियों से घोड़ा गाड़ी मांगी, उसमें बच्चों को बिठाया और कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ आता हूँ जहाँ ढेर सारी बोरियां हैं। मैं शाम को आकर तुझे ले जाऊंगा, इसलिए तुम्हें एक बोरी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। और वह काफ़ी देर तक जो उस स्टेपी में चलते रहे। अंत में एक घने जंगल के छोर पर पहुंच गए। पेड़ों के तनों के बीच झाड़ियां आपस में गुथी हुई थी। लड़कों को वहां ढेरों बोरियां दिखाई दी और बोले, लो बेटा, तुम यहाँ रुककर बोरियां इकट्ठी करो, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पिता के आगे बच्चे कुछ नहीं कह सके और पिता पलटकर जो घोड़ा गाड़ी के पास आ गया और रोता हुआ वापस लौट गया। हसन और हुसैन का पिता उन्हें जंगल में छोड़कर तो आ जाता है, लेकिन वह बहुत देर तक रोता रहता है। उसके बाद दुखी मन से घर लौट जाता है। उसने लौटकर सोना अपने भाई को दे दिया। उसके कहे अनुसार इस प्रकार उसने जिन से पीछा छुड़ा लिया। हसन और हुसैन काफ़ी देर तक झड़बेड़ियाँ इकट्ठा करते करते रहे और पूरी बोरी भर लिए। फिर भी वे पिता की प्रतीक्षा करते हुए आराम करने लगे, पर पिता तो उनका आया ही नहीं। दोनों भाइयों को रात जंगल में ही गुजारनी पड़ी। सुबह जब उन लोगों की नींद खुली
तो देखा उसके सिर के नीचे एक एक बोरी असरफियां भरी हुई हैं। भाइयों ने उसे छुआ तक नहीं और जंगल में भटकने लगे। उन्हें रास्ते में घोड़े पर सवार एक बूढ़ा शिकारी मिला और वो दोनों बोले, सलाम बाबा। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, सलाम बच्चों। बूढ़े ने कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? वही शिकारी उनसे पूछने लगा, कहाँ से आ रहे हो या नहीं जानते? वो बच्चे बोले, जंगल बहुत बड़ा है, पर पहला आदमी मिलने तक जा रहे हैं जिसके कोई बेटी ना हो, उसके लिए हम बेटी की तरह रहेंगे। जिसके बेटा ना हो उसके लिए बेटे की तरह रहेंगे। मेरे बच्चे नहीं हैं। वह शिकारी बोला, तुम मेरे बेटे बन जाओ, मेरे यहाँ चलोगे? तब वो लड़कों ने सहमति व्यक्त की। बूढ़ा दोनों भाइयों को घोड़ी पर बिठाकर बोला, तुम चलो, घोड़ा खुद तुम्हें मेरे घर पहुंचा देगा। भाइयों ने बूढ़े का धन्यवाद किया और बोले, बाबा, जहाँ हम सो रहे थे वहाँ सरफियों की 2 बोरियां पड़ी हैं। शिकारी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह उन बोरियों को लेने चला गया। हसन और हुसैन काफ़ी समय तक उस बूढ़े शिकारी के पास रहे। वे जंगल में जीवन के अभ्यस्त हो गए, तीर अंदाजी में दक्ष हो गए और अनुभवी और साहसी शिकारी बन गए। बूढ़ा शिकारी उन लोगों का ध्यान रखता था क्योंकि उन लोगों ने जो उसकी जिंदगी बदल दी थी। जब भी वो लोग सोते थे, हर 15 दिन के बाद उनके सिर के नीचे एक एक बोरी असरफियां मिलती थी। इसलिए बूढ़े शिकारी उन दोनों से अत्यधिक प्रसन्न रहता था। वह उन्हें हर प्रकार की सहायता करता, उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करता। बच्चे अब धीरे धीरे बड़े होने लग गए। वह तीर अंदाजी में दक्ष हो गए और अनुभवी और साहसी शिकारी भी बन गए। कभी वह गरीब बूढ़ा उस समय तक आसपास के इलाकों में सबसे धनी आदमी बन गया। दोनों भाई जब बड़े हुए तो उनके तकियों के नीचे सोना मिलना बंद हो गया। एक बार वे काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। उन्हें अपना सारा जीवन याद आया। किसी ने ठीक ही कहा है कि कुत्ता कहीं भी क्यों ना भटक जाए, हमेशा उसी जगह लौट आता है जहाँ उसे मांस वाली हड्डी मिलती है, और इंसान हमेशा उसी जगह लौटने को तड़पता है जहाँ उसका जन्म हुआ होता है। चलो हुसैन, अपने माँ बाप को ढूंढने चलते हैं। हसन ने अपने बड़े भाई से कहा, जैसे मेरा भाई सोचता है वैसे ही मैं भी सोचता हूँ। तुम जिधर मैं भी उधर, हुसैन ने भी जवाब दिया। और चलो माँ बाप को ढूंढने चलते हैं। वे बूढ़े शिकारी से विदा लेने उसके पास गए। बूढ़े शिकारी को उन बाकी नौजवानों पर दया आ गई। वह दोनों लड़कों को अपना बेटा समझने लगा था। उसने कहा, अगर तुम्हारे माता पिता ना मिलें तो तुम वापस लौट आना। उन्होंने जरूर रथ की जो सभी सामान देकर उन्हें एक बढ़िया घोड़ा दे दिया। दोनों लड़के उन्हें अपने पिता के समान आदर करते थे। जल्दी ही लौटने का वचन देकर दोनों भाई रवाना हो गए। दोनों भाई पूरे महीना यात्रा करते रहे और अंत में उन्होंने देखा कि एक दोराहे पर वो पहुंच गए और यहाँ कहने लगे, हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हसन ने कहा, तुम दाईं ओर जाओ और मैं बाईं ओर जाता हूँ। हुसैन ने कहा कि ठीक है, हम कहीं भी क्यों ना चले जाएं, वापस लौटकर यहीं मिलेंगे। दोनों भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा किया। उन्होंने दोराहे पर लकड़ी की मूठ वाला छुरा जमीन में गाड़ दिया। इसमें से वो कहने लगे, अगर हम में से कोई मर जाए या जिंदा रहे तो यह छुरा बताएगा। हसन ने कहा, अगर हम में से कोई भी मर जाए तो मूठ का उसके रास्ते की तरफ आधा हिस्सा जल जाएगा। एक दूसरे से लिपट कर दोनों भाई काफी देर तक रोते रहे और अलग अलग दिशाओं में जो चले गए। अब हुसैन भी अपने रास्ते आगे बढ़ गया था और इधर हसन भी अपने रास्ते में आगे बढ़ते हुए उसे अपने सामने एक बड़ा शहर दिखाई दिया। हसन ज्यों ज्यों शहर के निकट पहुंचता गया त्यों त्यों उसका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। उसे हर जगह काले झंडे और घरों के चारों तरफ काली बड़ी चादरें लटकी दिखाई दे रही थी। तभी उसे एक बुढ़िया मिली। हसन ने बुढ़िया से पूछा, लगता है तुम्हारे शहर में कोई शोक मनाया जा रहा है? बुढ़िया ने कहा, लगता है तुम बेटा इस शहर के नहीं हो। अगर जानना चाहते हो तो बताती हूँ। हमारे यहाँ 7 सिर वाला मरभुक्का सांप आने लगा है। वह रोज एक लड़की और एक खरगोश को खा जाता है। आज शाम को खान की बेटी को खिलाने की बारी है। खान ने सारे शहर में घोषणा करवा दी है, जो भी सांप को मार देगा, खान साहिब को बचा लेगा, वह उसी से उसकी शादी कर देगा।
लेकिन शहर में कोई ऐसा दिलेर अभी तक नहीं मिला है, इसलिए खान ने सारे शहर में काले झंडे लगाने का हुक्म दिया है। हसन सीधा खान के पास गया। खान महल में नहीं मिला। हसन ने खान के सैन्य कक्ष में लगे कमरे में बंधा हुआ एक खरगोश और एक बहुत ही खूबसूरत युवती को देखा। उसकी काली काली चोटियां रेशम जैसे मुलायम चमकदार थीं। हसन को देखते ही खान साइम चौंक उठी। वह बोली, डरो मत। हसन ने उसे शांत किया। मैं तुम्हें सांप से बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? वह कहने लगी, यदि तुम मुझे सांप से मुक्त कराओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हसन थोड़ी देर सोच विचार करके बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ और थक गया हूँ। मैं लेटकर आराम करना चाहता हूँ। जब सांप आए तो मुझे फौरन जगा देना। लड़की ने हामी भरी और हसन सो गया। हसन गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी खटखट धड़ धड़ की आवाज हुई और दरवाजा झट से खुल गया। खान साइम की दहलीज पर सांप का पहले एक सिर, फिर दो सिर, फिर तीन, इस तरह पूरे 7 सिर देखकर खान साइम भय से जो जड़वत रह गई। पर हसन गहरी नींद सो रहा था। उसकी नींद लड़की की चीख से भी नहीं खुली। खान साइम हसन के ऊपर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं की गरम गरम बूंदें हसन के चेहरे पर पड़ने से हसन की नींद खुल गई। हसन ने जागते ही अपने सामने भयानक सांप को देखा। कमर पर बंधी हुई तलवार म्यान से निकालकर खींच के ऐसा वार किया कि उसके सातों सिर एक ही बार में कटकर दूर जा गिरे। खान साइम ने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर हसन की उंगली में पहना दी। उसके बाद हसन महल से बाहर निकल आया। उसी समय संयोगवश खान का वजीर ने दरवाजे में झांका। उसने लड़की को जीवित और सांप को मरा देखकर आश्चर्यचकित रह गया, किंतु एक क्षण में ही वह समझ गया कि खान की नजरों में चढ़ने का समय आ गया है। लड़की के सामने आए बिना ही वह वहां से निकलकर फौरन खान के सामने जो यह शुभ समाचार देने के लिए हाजिर हो गया और कहने लगा, खान साहब, मैंने खुद अपने हाथों से सांप को मारकर खान साइम को बचा लिया है। वजीर बोला, मैंने अपना वादा पूरा करके खान साइम की शादी अब मुझसे कीजिए। खान साहब ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। उसने सफ़ेद झंडे फहराने और घरों को सफ़ेद चादरों से सजाने की आज्ञा दे दी, जिससे सारी प्रजा को मालूम हो जाए कि 7 सिर वाला सांप मारा गया और खान की पुत्री के प्राण बच गए। इसके बाद खान ने अपनी बेटी के निकाह की रस्म अदा करने के लिए सारे मुल्लों को मस्जिद में बुलवाया। हसन ने भी वजीर को सांप पर अपनी विजय के बारे में डींगे मारते हुए सुन लिया। उसने वजीर की ओर उंगली उठाकर कहा, यह झूठा और कायर है। यह अपनी बात की सच्चाई किस तरह साबित करेगा? सांप को मैंने मारा है, ना कि इसने। सारे लोग मुड़कर हसन की ओर देखने लगे। तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? वजीर ने घमंड भरी आवाज में हसन से पूछा। हसन बोला, मेरे पास इसका सबूत है, और अपनी जेब से अंगूठी निकालकर उसने लोगों को दिखा दी। इसने खान साइन की अंगूठी चुरा ली है, वजीर ने फिर से बोला। वह बोला, अगर तुमने सांप को मारा है, हसन ने कहा, तो इसका मतलब है तुम उसकी लोथ उठाकर खिड़की से बाहर फेंक सकते हो। वजीर ने जो मरे सांप को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसे टस से मस भी नहीं कर सका, जबकि हसन ने उसे बड़ी आसानी से खिड़की से बाहर उठाकर नदी में फेंक दिया। तभी हसन को देखकर खान साहिब ने, जिसे खान ने बुलवा लिया था, कहा, मुझे इस बांके नौजवान ने बचाया है और अंगूठी खुद मैंने इसे दी है। खान ने वजीर को महल से बाहर निकाल दिया और हसन से अपनी पुत्री का विवाह करके उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। हसन कुछ दिनों महल में रहा और उनकी भव्य कक्षाओं में रहते रहते ऊब गया और शिकार को अक्सर जाने लगा। एक बार वह तपती दोपहरी में नदी के किनारे किनारे घोड़े पर जा रहा था। उसके साथ साथ एक शिकारी कुत्ता भाग रहा था। हसन ने बैंत से जो वृक्ष की एक टहनी तोड़ी और उससे जो घोड़े को हाँकने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी, ठंड पड़ने लगी और तीव्र हिमपात होने लगा। हसन तेज हवा और बर्फ से बचने के लिए और अपने बदन को गर्म रखने के लिए स्थान खोजने लगा। उसे एक अकेला स्प्रूस का वृक्ष दिखाई दिया। हल्की बर्फ से ढका हुआ विशाल वृक्ष तंबू सा लग रहा था। हसन ने घोड़े को कुत्ते को उसके नीचे खड़ा कर दिया और कुछ टहनियाँ तोड़कर अलाव जलाकर तापने लगा। तभी उसे पेड़ पर घनी शाखाओं के बीच एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। वह बैठी बैठी फूट फूट कर रो रही थी, मानो जैसे बर्फ का तूफान चीख रहा हो। हसन ने पूछा,
तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम ठिठुर गई हो? तो नीचे उतर आओ और आग के पास बैठकर ताप लो। वह बुढ़िया बोली, मैं उतर तो जाती बेटा, पर कुत्ते से डरती हूँ। तुम अपना चाबुक मुझे दे दो। हसन ने अपना चाबुक, जिसकी चमत्कारी शक्ति से वह अनजान था, उसकी ओर बढ़ा दिया। बुढ़िया ने छड़ी और घोड़े और कुत्ते और हसन के ऊपर जो वह फेंक दी और तीनों पत्थर के बन गए और उसी स्प्रूस के नीचे जो पेड़ था उसी के नीचे वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गए। उधर बड़े भाई के भी किस्सा सुनो। बड़े भाई से बिछड़ने के कुछ समय बाद वह खान बन गया और एक बड़े शहर में रहने लगा। जिस दिन भाई पत्थर का बन गया उस दिन बड़े भाई हुसैन को बड़ी बेचैनी होने लगी। अपना छोटा भाई उसे बार बार याद आने लगा। वह उदास हो गया। इससे उसने सोचा, घर में रहने के बदले भाई को तलाश करने का निर्णय लिया। हुसैन घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर रवाना हो गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसके रास्ते अलग अलग हुए थे। उसने जो अपने स्थान पर गड़ा हुआ था, जो उनका चाकू, उसने देखा। हुसैन के मार्ग की दिशा की ओर का आधा भाग सही सलामत था, जबकि दूसरा भाग जला हुआ था। हुसैन समझ गया हसन मर चुका है। वह रो पड़ा। उसने निश्चय किया कि जिंदा हुसैन को ना सही तो मैं मरे हसन को तलाश करने जरूर जाऊंगा। हुसैन उस शहर में पहुंच गया जिसमें हसन रहता था। वहां उसका हार्दिक स्वागत किया गया और उसे महल में ले जाया गया। वहां हुसैन की मुलाकात एक युवा स्त्री से हुई। उसे पता चला कि वह उसके लापता भाई की पत्नी है। हसन की मृत्यु के पश्चात खान के महल में लौटे वजीर द्वारा अत्यधिक हार्दिक स्वागत सत्कार से हुसैन को कुछ शक हुआ। उसने सोचा, जरूर दाल में कुछ काला है, कहीं मेरा अभागा भाई इसी वजीर का शिकार तो नहीं बना। वह मन ही मन सोचने लगा। हुसैन सारी रात इसी बारे में सोचता रहा। सुबह खान साइम से यह बात मालूम होते कि उसका भाई शिकार से लापता हो गया है, वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। हसन की तरह हुसैन भी हिम झंझावत में फंस गया था। जो स्प्रूस वृक्ष के शरण स्थल तक गया जहां पर उसके भाई की कब्र बनी हुई थी, उसी के तले हुसैन ने भी शरण ली और अलाव जलाते हुए उसे टहनियों में से वही बुढ़िया दिखाई दी। उसने भी उस पर भाई की तरह दया की। दादी, जो पर से जो उतर कर ताप ले लो, यानी ताप लो, तुम्हारी ठंड उतर जाएगी, कहा। वह उत्तर में बोली, बुढ़िया कि पर कुत्ते से मैं डरती हूँ, ठहरो, मैं इस छड़ी से डराती हूँ। हुसैन ने बुढ़िया को देखा और अचानक उसका माथा ठनका। हुसैन ने बुढ़िया को जादुई छड़ी उठाने नहीं दी। वह पत्थर से जिस पर वह बैठा था उतरा और बंदूक उठाकर बोला, चलो नीचे उतरो वरना गोली मार दूंगा। बुढ़िया डर के मारे थर-थर कांपती हुई नीचे उतर आई और बोली, लगता है तुम जानती हो कि मेरा भाई कहाँ है, बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हुसैन ने उस बुढ़िया से कहा, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो। बुढ़िया कहने लगी, वही तुम्हारा भाई है। वजीर ने मुझे उसे यहाँ लुभा कर लाने और माल डालने का हुक्म दिया था। मुझ पर दया करो बेटा, मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें लौटा दूंगी। इस तरह स्प्रूस की टहनियों में छिपाई छड़ी निकालकर उसे इन पर फेरो। हुसैन ने वैसा ही किया और पलक झपकते ही उस पत्थर का स्थान जिस पर हुसैन बैठा था उसके भाई ने ले लिया। यह वर्णन करना कठिन है कि लंबी विछोह के बाद मिलने पर भाई कितने खुशी हुए। वह भाई को लेकर महल में लौट आए। खान साइम पति को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और खुशी से झूम उठी। और जब यह पता लगने पर कि जिस वजीर पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी वही उसका घर उजाड़ रहा था, खान सईम के पिता अत्यधिक गुस्सा हुए और उसे अच्छी तरह उसकी पिटाई करके काल कोठरी में डलवा दिया। हुसैन काफी दिनों तक हसन के पास रहा और एक दिन वह बोला, अब तुम्हें मैं वह बात याद दिला दूं जो तुमने मुझसे बड़े शिकारी के घर में कही थी। यानी हम दोनों अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे, लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ। हमारा काम था माता पिता को ढूंढना, माता पिता को तलाश करना, पर हम लोग अभी तक इस काम को नहीं कर पाए। इसलिए अब हमें माता पिता की तलाश करने के लिए चलना चाहिए। अगर हम अपने माता पिता को जीवित देखना चाहते हैं तो हमें उसकी तलाश में देरी नहीं करनी चाहिए। हसन ने अपनी सहमति प्रकट की। उन्होंने जैसा विचार किया वैसा ही किया। हसन हुसैन पहले व्यापारी काफिले के साथ यात्रा पर निकल पड़े और त्योहार के दिन अपने शहर के हाट बाजार में पहुंच गए, जहां उन्हें उनका चाचा धनी व्यापारी मिला। वह माल लेकर आए बड़े कारवां से मिलने के लिए दुकानों के सामने से गुजर रहा था।
चाचा ने भतीजों को नहीं पहचाना, पर जब उन्होंने अपने नाम बताए तो वह तुरंत उनकी चापलूसी और खुशामद करने लगा और उनके हाथ चूमने लगा। वह कहने लगे, चाचा पर हमारे माता पिता कहाँ हैं? हसन हुसैन ने एक साथ अपने चाचा से पूछा तो चाचा ने बताया, यहीं इसी शहर में है, लेकिन तुम्हें बूढ़े बुढ़िया की क्या जरूरत पड़ी है, जिन्हें दिखना काफी दिनों से बंद हो चुका है। उन्हें देखकर क्या तुम लोग करोगे? तुम तो जो काफी धनी लगते हो। चाचा ने कहा तो हसन और हुसैन ने जो लोगों से अपने माता पिता के बारे में पूछताछ करने लगे, उन्हें एक पुरानी जेल नासिर झोपड़ी की ओर इशारा किया और उसने खिड़कियां भी नहीं थी। अंधेरे के कारण यह देख पाना मुश्किल था कि उसमें कौन है। हसन और हुसैन ने आग जलाई और अपने सामने फटे पुराने कपड़े पहने अपने अंधे माता पिता को पाया। माँ, अब्बा आपको क्या हो गया? हसन और हुसैन ने चिल्ला उठे। अब्बा आवाज सुनकर रो पड़े। पिता घबराते हुए खुश होते हुए हाथ हिलाकर बोला, क्या सच में दुनिया में ऐसा कोई वजह है जो हमें खोज रहा है? क्या सचमुच मेरे बेटे हमें ढूंढने आए हैं, हमसे मिलने के लिए आए हैं? हसन और हुसैन ने सारा किस्सा अपने माता पिता को बताया कि वे कहाँ कहाँ रहे, उन्होंने क्या क्या देखा और अंत में माता पिता के पास कैसे पहुँचे। आप हमें जंगल में क्यों छोड़ आए थे अब्बा? क्या सचमुच आपने सोने के लालच में ऐसा किया था? दोनों भाइयों ने अपने पिता से पूछा। अब आप हमें लेने क्यों नहीं आए थे? अगर आप आए होते तो हमारे पास और अधिक सोना हो गया होता। उसने भी पिता को उलाहना दिया। तुम मुझसे रूठे तो नहीं हो मेरे बच्चों? पिता ने कहा और वह बेचारा रो पड़ा। तुम्हारे चाचा ने मुझसे कहा था बेटा, अल्लाह की मर्जी है कि मैं उन्हें सोना दे दूं और तुम दोनों को मार दूं, क्योंकि तुम पर जिन चढ़ गया है। तुमसे बिछड़कर हमने बहुत मुसीबतें झेली हैं। तुम देख ही रहे हो हम कैसे जी रहे हैं। तुम्हारे धनी चाचा ने हमारी कोई सहायता नहीं की, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी सजा तो यह है कि हम तुम्हें देख नहीं सकते। बूढ़ा इतना कहकर मौन हो गया। हसन और हुसैन फौरन झोपड़ी से निकलकर उन्होंने हाट में पहुंचकर चाचा को ढूंढ निकाला और उसे एक सूखे कुएं में पटक दिया और उन्होंने कहा, हमारे माता पिता को तुमने कितना कष्ट दिया है, इसलिए यही तुम्हारी सजा है। हसन और हुसैन हाट से घर लौट आए और उन्होंने देखा उनके माता पिता दरवाजे के बाहर खड़े उनका स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें निहार निहार कर किसी तरह अघा नहीं रहे। भाइयों को बहुत आश्चर्य हुआ, पर बाद में समझ गए कि यह चमत्कार जादुई छड़ी ने किया है। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को लेकर बड़ा भाई हुसैन और छोटा भाई हुसन बारी बारी से अपने साथ रखने लगे। माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और सुख से सारा परिवार रहने लगा। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी थी कि वो जीवन में अब साथ साथ थे। उसके माता पिता अब जीवन में देख सकते थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।